हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन, जो कि क्लैट, DULLB, A-LET, NLS सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले इस संडे में क्लैट UG, क्लैट PG के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया ओपन मॉक हम लोग लेकर आ रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहां पे आपको इस मॉक की लिंक मिलेगी और आप इस मॉक को दे के फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज के एडिटोरियल्स देखते हैं। देखिए, आज एडिटोरियल्स में फिर से चीजें रिपीट हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक एडिटोरियल आया है, इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स। ये एडिटोरियल वापस से उसी चीज पे घुमा फिरा के आया है कि EWS कोटा के अंदर जब सरकार ने 8 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं, तो 8 लाख रुपए की कैप जो है सही है नहीं है, वही क्रिटिसिज्म हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एडिटोरियल कोई खास नहीं है, इधर ही वापस से इंडिया US के रिलेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। इसके अलावा किस तरीके से US के जो ब्लिंकन साहब हैं, जो विजिट पे निकले थे, वो अलग देशों में जा रहे हैं, तो उसका क्या महत्व है। नॉट एज सच इंपॉर्टेंट फॉर अपने लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए। UPSC में तब भी समझ में आता है, पर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए इससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं निकल के आ रही है। यहाँ पे सूडान के बारे में आर्टिकल आया है, कल मैंने आपको डिस्कशन किया था, थोड़ा सा इसको और रिवाइज कर लेते हैं। सूडान के सिविलियन प्राइम मिनिस्टर थे अब्दुल्ला हमडोक। मामला क्या था, देखो, सूडान के अंदर ना पहले मिलिट्री कूप हुआ था। फिर मिलिट्री कूप जब हो गया तो उसके बाद देखने में ये मिला कि वहां की जनता जो है प्रोटेस्ट करने लगी। तो सूडान की आर्मी और जो वहां के ये प्राइम मिनिस्टर थे अब्दुल्ला हमडोक, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और यहाँ पे अब्दुल्ला हमडोक जो हैं और सूडान की आर्मी एग्री हो गई कि अब्दुल्ला हमडोक जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरह सामने रहेंगे। बट यहाँ पे जनता को जो है ये चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये सिर्फ एक दिखाने के लिए पोस्ट बना दी जा रही है और सारा कंट्रोल जो है मिलिट्री लेगी, और जनता जो है प्रोटेस्ट करने लगी। जनता जो है अब्दुल्ला हमदोक को इवन चीटर और इस तरीके की चीजें बोलने लगी, जिसके चलते हुए अब्दुल्ला हमदोक ने रिजाइन कर दिया है। सूडान में मिलिट्री का शासन आ चुका है। सूडान वैसे भी काफी ज्यादा टेररिज्म के लिए काफी ज्यादा उत्तरदायी रहता है। इवन आपको अगर पता हो तो लादेन ने 1990 में सूडान में ही अपना श्रेय लिया था। तो सूडान जो है काफी ज्यादा, आप कह सकते हो, इंटरनल यहाँ पे समस्या रहती है। इकोनॉमी भी यहाँ पे कोई बहुत खास नहीं है। तो यहाँ पे ये सब मामला था। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल जो है यहाँ पे, डिस्प्रूविंग द चार्ज ऑफ कॉन्स्पिरेसी। नाम से आप समझ सकते हो ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल रिलीजियस आर्टिकल है। फिर देखिए द एलिजिबल डिनाइड बेनिफिट्स। यहाँ पे एक स्कीम के बारे में चर्चा करी गई है जो हम जरूर देखेंगे। ऋतु भरोसा स्कीम के बारे में यहाँ पे कहा गया है। ऋतु भरोसा जो है ना, एक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है 13,500 रुपए हर किसान को साल भर में देती है, 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो इस स्कीम का नाम आपको पता रखना चाहिए। यहाँ पे क्या है, तो उसी स्कीम का थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ है, ये कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऋतु भरोसा जो है स्कीम का नाम है, और ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है 13,500 रुपए पर किसान को साल भर में 3 इंस्टॉलमेंट्स में देती है। इंस्टॉलमेंट्स भी दिमाग में रहने चाहिए। अब स्कीम्स की बात हुई है तो अभी ऋतु बंधु स्कीम भी न्यूज में थी, तो उसी को भी साथ साथ देख लेते हैं। ऋतु बंधु स्कीम जो है ना, ये तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम है। और ऋतु बंधु स्कीम और भारत सरकार की एक स्कीम है, PM किसान के बीच में काफी चर्चा रहता है, काफी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इवन तेलंगाना गवर्नमेंट तो ये कहती है कि भैया ये ऋतु बंधु स्कीम से ही चुरा के PM किसान का आइडिया लाई है मोदी सरकार। ऋतु बंधु स्कीम के अंदर बेसिकली पर एकड़ किसान को 5,000 रुपए मिलेंगे। स्टेट के अंदर, तेलंगाना स्टेट के अंदर 2 फसलों का जो सीजन होता है, रबी एंड खरीफ में, ठीक है। दिस इज व्हाट ऋतु बंधु स्कीम ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट, जो 5,000 रुपए पर एकड़ देगी 2 सीजन में। जो आपका 2 सीजन होगा, ट्वाइस ईयर देना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फॉर रबी एंड खरीफ। अंडर दिस स्कीम ऑलमोस्ट 58.33 लाख फार्मर्स ऑफ तेलंगाना स्टेट आर प्रोवाइडेड 5,000 पर एकड़ पर सीजन टू सपोर्ट द फार्म इन्वेस्टमेंट ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, 2 बार मिल रहे हैं ये पर एकड़, और क्यों दिए, किसानों को सपोर्ट करने के लिए। वहीं देखो जो PM किसान स्कीम है वो 6,000 रुपए भारत के लोगों को देती है, भारतीय किसानों को देती है, जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। 6,000 रुपए 2-2 हजार के 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। PM किसान स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया। कोई क्या डिफरेंस क्या है, तो भैया देख लो सिंपल, PM किसान और ऋतु बंधु में कि यहाँ पे पहले तो 2 बार दे रहे हैं, पैसे ही ज्यादा दे रहे हैं, फिर पर एकड़ दे रहे हैं, किसी के पास 10 एकड़ हो तो उसको उस हिसाब से मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिली है। पर PM किसान में ऐसा कुछ नहीं है, 6,000 रुपए ही मिलने हैं, जो उसमें एलिजिबल होंगे 2-2 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है।
आगे बढ़े उससे पहले आप लोग अगर क्लैट यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे मॉक टेस्ट क्लैट यूजी 2022, क्लैट यूजी 2023 और क्लैट यूजी 2022 का जीके बूस्टर कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अगर आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लैट पीजी का हमारा मॉक चल रहा है, क्लैट पीजी का हमारा चैंपियंस बैच चल रहा है फॉर 2022, क्लैट पीजी का अचीवर्स बैच भी चल रहा है 2023 के लिए, आप इसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। अगर आप एनालिस्ट सेट DULLB के मॉक्स चाहते हैं तो भी आप हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप को डाउनलोड करना है या डेस्कटॉप से हमारी वेबसाइट विजिट करनी है एंड आप स्टोर सेक्शन में जाके इन कोर्सेज में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट टू हियर EWS कोटा केस टुडे। कल हमने देखा था कि किस तरीके से सरकार जो है वो डिमांड कर रही थी कि भैया इसको अर्जेंट लिस्टिंग में ले लो और इसकी सुनवाई करो, जो कि नीट पीजी की जो काउंसलिंग है ना वो काफ़ी इसी चीज़ पर डिपेंडेंट है और वो ठंडे बस्ते में चली जा रही है इसी वजह से। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट आज जो है इस पर सुनवाई करेगी, देखते हैं क्या होता है। कंसर्न्स ओवर नीति आयोग लो रैंकिंग फॉर राजस्थान। ये देखो अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, राजस्थान में बवाल चल रहा है कि हमारी लो रैंकिंग क्यों है, लेकिन अपने को जानना है कि कौन सा लिस्ट आई थी, क्यों इतना ये लिस्ट में क्या क्या रैंकिंग आई है, कौन सा स्टेट फर्स्ट आया है, कौन सा स्टेट लास्ट आया है। तो देखो नीति आयोग ने 4th एडिशन रिलीज किया है स्टेट हेल्थ इंडेक्स फॉर 2019-20, ठीक है। इस रिपोर्ट का टाइटल था हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली 24 इंडिकेटर्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई थी। एक दिन मैंने इसको न्यूज में भी कवर किया था अगर आपको याद हो, जिसमें हेल्थ आउटकम्स, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन की इनपुट्स प्रोसेस, ठीक है। अब हेल्थ आउटकम्स के अंदर भी अपनी चीजें जैसे कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, जो नवजात शिशु की मोर्टेलिटी रेट है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन में क्या क्या है, डिलीवरीज, एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स इन की पोस्ट अनमार्क्ड फॉर हेल्थ। इनपुट प्रोसेस में क्या है, तो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट सक्सेस रेट, मेडिकल फैसिलिटीज, तो एसेट्रा इन सब मापदंडों पे इस पूरी रैंकिंग को क्रिएट किया गया है। इसको देखो वर्ल्ड बैंक का द्वारा असिस्ट किया गया है और नीति आयोग के द्वारा इसको बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का भी इसमें आपस में सपोर्ट रहा है। तो ये 3 लोगों के द्वारा मिलकर इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। रैंकिंग देख लेते हैं तो टॉप रैंकिंग स्टेट्स जो है ना, केरला एंड तमिलनाडु हैं लार्जर स्टेट्स के अंदर, मिजोरम एंड त्रिपुरा हैं स्मॉलर स्टेट्स के अंदर, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, क्योंकि अब आपको पता है इनका पोजीशन जो है वो चेंज हो चुका है, एंड चंडीगढ़ जो है वो यूटीज में टॉप किए हैं, ठीक है। अब टोटल ओवरऑल स्कोर कार्ड देख लो तो देखो लास्ट में आपका आया है यूपी, बिहार। ये 2 नाम तो वैसे हर जगह लास्ट में कॉमन रहते हैं, ऑल्दो आई एम फ्रॉम यूपी, तो कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, इट जस्ट कि ये रहते हैं। फिर देखो 3rd पे आया है एमपी और 4th पे आया राजस्थान। अब यहाँ पे देखो 2 बार की है, रेड वाली जो है 2018-19 दिखा रहा है और जो आपका स्काई ब्लू है वो 2019-20 दिखा रहा है। तो देखिए कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस यहाँ झारखंड से राजस्थान आ गया, एक चेंज हुआ है। इधर केरला ही टॉप पे था, यहाँ पे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला हुआ है। फिर यहाँ पे तमिलनाडु 3rd पे था तो अभी 2nd पे हो गया, इधर तेलंगाना है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, इधर महाराष्ट्र है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए सोशल वर्कर सिंधुताई सपकल पासेज अवे, तो इनको ऑर्फन चिल्ड्रंस की मदर भी कहा जाता था, हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। 74 ईयर्स की ये हैं, ये पद्मश्री अवॉर्डी भी हैं और इनकी मृत्यु हो गई है अभी, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो इनके कर्म मतलब काम थे, काफ़ी समय पे आप इनका न्यूज़ जो है सुनते रहते थे, ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए काफ़ी काम करती थी ये, और आप में से बहुत लोग जो न्यूज़पेपर रेगुलर 6-7-8 महीने से पढ़ रहे होंगे उन्होंने काफ़ी बार इनका नाम सुना होगा, काफ़ी अच्छी चीज़ों में इनका नाम आता है, ठीक है। अब इनकी मृत्यु हो गई है तो मे हर सोल रेस्ट इन पीस, नाम ध्यान रखिएगा। सिंधुताई सपकल की अक्यूज्ड इन ऐप केस अरेस्टेड इन उत्तराखंड। ये देखो बुल्लीबाई ऐप वाला सीन है और बुल्लीबाई ऐप में कि जो अक्यूज है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ पे कुछ 3 सेक्शंस लिखे हैं आईपीसी के जो हम लोग भी देख लेते हैं जिसमें इनको अरेस्ट किया है। सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी, ठीक है। ये क्या है सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी, वॉन्टनरी प्रोवोकिंग विद इंटेंट टू कॉज रियॉट्स। फिर है सेक्शन 509 इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। 509 ना अपने दिमाग में बैठा लो, ये बहुत आता है 509 क्या है, 509 क्या है। तो सेक्शन 509 जो है वो इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन। एंड 354 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन विद इंटेंशन टू आउटरेज मॉडेस्टी। तो यहाँ पे ये 3 सेक्शंस आईपीसी के लगाए गए हैं, प्लस साइबर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के कुछ जो रिलेवेंट प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं और उसके थ्रू इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है।
ठीक है। मैंने आपको देखिए एक दिन एक क्वेश्चन पूछा था, मैं भूल गया था जवाब देना, कल किसी ने कमेंट में याद दिलाया। मैंने पूछा था इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखो इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट ना बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो नॉन नेटिव्स ऑफ अ स्टेट को नीड होता है उस स्टेट में जाने के लिए, ठीक है। भारत में देखो इनर लाइन परमिट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और लक्षद्वीप में भी है। इनर लाइन परमिट का बेसिकली मतलब है कि अगर आपको इन शहरों में इन राज्यों में जाना है कुछ दिन रहने के लिए, तो आपको इनर लाइन परमिट का डॉक्यूमेंट इशू कराना होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट देती है। क्वेश्चन आ जाता है कि इनर लाइन परमिट कौन इशू करता है, तो ध्यान रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए ही ये ओनली वैलिड है, नॉट फॉर फॉरेनर्स। कहाँ से आया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो इनर लाइन परमिट का ना अगर आप ये देखो कहाँ से आया है, तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 से आया है। हुआ क्या था तब, देखो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिया था, तो ब्रिटिशर्स के ही लोग ना वहाँ पे जाके अपना पर्सनल काम कराने लग गए, कुछ खेती कराने इन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करने लगे। तो इसको रोकने के लिए इस तरीके का एक्ट लाया गया कि भैया वहां पे अगर कुछ भी करना है तो ILP लेके जाओ, वरना आप लोग नहीं कर सकते हो। तो तब से वो चीज चली आ रही है और अभी भी उसको बढ़ा दिया गया है। तो इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट ये है, समय समय पे नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स की डिमांड आती है कि भैया हमें भी इनर लाइन परमिट के अंदर में डाल दो। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना लीगल पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पे देखो अभी ये काफी न्यूज चल रहा था कि कर्नाटका पुलिस टू रिक्रूट ट्रांसजेंडर पर्सन, कर्नाटका में ये चीज हो रही थी। हर चीज में ना सिर्फ एक ही लॉ का नाम आ रहा है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट रूल्स 2020, ठीक है। अब ये है क्या, ठीक है। तो मेरी इस पे एक ऑलरेडी वीडियो थी जो मैंने हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए बना रखी थी, वो मैं इस सेशन के एंड में अभी ऐड कर रहा हूं, जहां से आपको ये पूरा एक्ट जो है ये समझ में आ जाएगा। जो रूल्स 2020 है, एक्ट नहीं, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020, और बेसिक्स से लेकर एंड तक आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। एक बार जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर आप उसके बाद उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले देखो हमने ये खोला एडिटोरियल वाला पेज, तो इसमें हमने देखा सूडान का मामला जो है, फिर हमने स्कीम्स के बारे में देखा जैसे कि ऋतु भरोसा, ऋतु बंधु, PM किसान स्कीम देखी। इसी में हमने, आप लोग अगर इनमें से किसी भी कोर्स में इनरोल करना चाहें, आप लोग डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2 ईयर WS कोटा टुडे, नीति आयोग वाला हमने रैंकिंग का पूरा ये सिस्टम देखा। हमने देखा सिंधु ताई सबकाल जो हैं ये पासेस हो गई हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। फिर हमने देखा कौन कौन से सेक्शन क्या होते हैं, तो 153 इंटेंट टू कॉज रियॉट, 509 मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन, 354 असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन विद इंटेंशन टू आउटरेज मॉडेस्टी। हमने ILP का कॉन्सेप्ट देखा, डॉक्यूमेंट कौन इशू करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 से आया है। एंड लास्ट में हम देखेंगे ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एंड राइट रूल्स 20। एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 जो आए थे और क्यों हमें समझना है, क्योंकि ट्रांसजेंडर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, काफी न्यूज में रहता है। सुप्रीम कोर्ट में भी काफी सारे केसेस समय समय पे इस पे देखते हैं, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, जो भी आप LLM का पेपर अभी नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं इसके अंदर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले आपको समझना होगा सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है। सेक्स देखो बेसिकली हम जो एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिफाइन करते हैं कि कोई इंसान मेल है या फीमेल है। वहीं आपका जो जेंडर होता है ना गाइज, ये एक सोसाइटिकल टर्म है। ये सोसाइटी के द्वारा एक स्क्रूटनी करी जाती है कि आपके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक मैन जो है वो ब्लू पहनेंगे, वुमेन जो है वो पिंक पहनेंगी, मैन जो है उनके पे ये काम इंजीनियरिंग सूट करता है, फीमेल्स पे डॉक्टरी सूट करती है। तो जो इस तरीके की एक चीजें हैं ना, ये आपका मोर जेंडर है, सोसाइटिकल स्क्रूटनी। वहीं जो सेक्स है ये आपका बायोलॉजिकल रिलेशन बताता है कि आपका क्या हो, आप मेल हो, फीमेल हो, आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बायोलॉजिकल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। अब व्हाट इज ट्रांसजेंडर? ट्रांसजेंडर इज समवन हुज जेंडर डज नॉट मैच विद द जेंडर असाइंड टू देम एट बर्थ। मतलब कोई जन्म लेता है तो उसको जेंडर जो है वो मेल माना जाता है कि भाई ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर, बट जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको इस मेल कैरेक्टरिस्टिक्स से अपने आप को रिलाई नहीं कर पाता है, उसमें मोर उसको फीमेल वाला फील आता है। तो ये क्या है? दिस इज ट्रांसजेंडर। अब ट्रांसजेंडर के हित के लिए भारत में कोई रूल तो था नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए इनको, तो 2019 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। बट इस एक्ट के आने के बाद भी काफी बवाल हुआ क्योंकि इस एक्ट में कुछ कमियां थी और उस कमियों को दूर करने के लिए फिर ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 हमारे देश में लाया गया। अब एम क्या था इसका बेसिकली सिंपल सा एम था टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बाय ग्रांटिंग देम रिकॉग्निशन एंड मेकिंग वेलफेयर प्रोविजन फॉर देम।
अब क्या क्या इसमें चीजें आई है, हम रूल्स की बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 की, क्योंकि 19 वाला जो एक्ट आया था उसमें कुछ कमी आती है, उसको दूर करने के लिए इस रूल्स को लाया गया था। तो सबसे पहले देखो 2019 का जो एक्ट आया था ना, उसमें एक प्रॉब्लम आई थी आइडेंटिटी की। 2019 के एक्ट में इन्होंने ये कह दिया था कि भैया फिजिकल टेस्ट लेंगे, मेडिकल टेस्ट लेंगे, और फिर वो बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि इसको मेल देना है या इस ट्रांसजेंडर को फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला देना है, ज्यादा मतलब इस इंसान के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है। बट अब यहां पे इस चीज को मना कर दिया है और ये कहा गया है कि ट्रांसजेंडर विल देमसेल्फ डिसाइड कि उन्हें क्या ज्यादा अच्छा लगता है और वो किस तरीके पे, किस मेल या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स में से किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज्यादा झुके हुए हैं, और वो डीएम को जो है वो सर्टिफाई करेंगे, और डीएम जो है फिर उस चीज को एफिडेविट के थ्रू, उनके जो एफिडेविट वो देंगे उसके थ्रू उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये 2019 का जो अमेंडमेंट जो एक्ट आया था उसमें ये कमी थी जो 2020 के रूल्स में दूर कर दी गई। दूसरा, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आप ना किसी बंदे के 92 नंबर आए हैं और किसी ट्रांसजेंडर के भी 92 नंबर आए हैं, आप इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट इसलिए तो नहीं करेंगे कि भैया ये 92 वाला ट्रांसजेंडर है। आप मार्क्स के बेसिस पे करिए, कोई और क्राइटेरिया आपके पास है उसके बेसिस पे जो रीजनेबल है आप करिए, चलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए उसको पीछे रख रहे हैं क्योंकि ही ट्रांसजेंडर, नहीं चलेगा। इस तरीके की चीजें पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी अलाउड नहीं है, ये यहां पे देखने को मिला। इसके अलावा देखो सेपरेट फैसिलिटीज की बात भी करी गई ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 के अंदर। सेपरेट फैसिलिटीज लाइक गाइस, जैसे कि आप देखते हो पब्लिक प्लेसेस में वॉशरूम्स होते हैं मेल फीमेल, बट वहां पे कहा गया कि जहां जहां पे ट्रांसजेंडर्स के राइट्स वायलेट हो सकते हैं वहां पे एक तीसरा ऑप्शन भी क्रिएट किया जाए हॉस्पिटल्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर, जहां पे ट्रांसजेंडर्स के लिए भी डिफरेंट वॉशरूम्स एंड जो भी सुविधाएं होती हैं वो हो। इसके अलावा देखो कहा गया कि जो स्कीम समय समय पे रिव्यू करी जाती है, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं SC ST OBC वुमेन्स इन सब के लिए होती थी, अब जो है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी होंगी और विद इन 2 ईयर्स हर बार इसको रिव्यू किया जाएगा। एक वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात करी है। वेलफेयर बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और वो जो है राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे और देखेंगे कहीं इसका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाने की बात करी गई है जो मॉनिटर करेंगे केसेस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर्स। तो ये भी हमने यहाँ पे देखा कि ये चीज भी नई यहाँ पे लाई गई है ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 के अंदर, जो कि पहले हमें नहीं दिखता था 2019 के एक्ट के अंदर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, जो कि हम ट्रांसजेंडर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो नेशनल काउंसिल, देखो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये वेलफेयर बोर्ड डिफरेंट है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जो बनाने की बात करी गई है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जो है ये कौन कौन कंसिस्ट है इसके अंदर। सबसे पहले देखिए आपके यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस इसके चेयरपर्सन होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे। अभी स्टेट का मतलब आप लोग क्या समझते हो, ये स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ये भी यूनियन मिनिस्टर। जैसे आपको पता है एक मिनिस्ट्री होती है कैबिनेट वाली, फिर एक होती है इंडिपेंडेंट, फिर एक होती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, बट ये होते यूनियन वाले ही हैं। तो यहाँ पे यूनियन ही है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस जो इसके हैं वो वाइस चेयरपर्सन है। फिर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो IAS होते हैं। फिर 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग हेल्थ, होम अफेयर्स, होम रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ये तीनों चीज भी आपने यहाँ पे देखा। इसके बाद है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के अंदर और भी कौन कौन लोग कंसिस्टर करेंगे। तो अदर मेंबर्स जो इसमें होंगे वो होंगे नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस काउंसिल के अंदर इसमें से कौन मेंबर नहीं होगा, तो ध्यान रखना स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं है क्योंकि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन है। तो नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। State governments will also be represented. The council will also consist of 5 members from the transgender community. ये important aspect है। 5 members from the transgender community and 5 experts from non-governmental organization. भैया देखो ट्रांसजेंडर के राइट्स की बात हो रही है तो उनके बिना उनके राइट्स को कौन अच्छे से बताएगा। तो 5 मेंबर्स ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के भी इसमें रहेंगे, प्लस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी 5 एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसके अंदर रहेंगे। अब फंक्शन क्या है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस का, तो यहां पे देखिए सबसे पहला तो इनका काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि ये पॉलिसीज लाई जाए ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए और इस पॉलिसी के थ्रू चीजें बेटर हो सकती हैं, सुधार के लिए कैसे अपलिफ्टमेंट हो सकता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का। इसके बाद ये जो पॉलिसी लाई जा रही है इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और क्या इसमें चेंजेस की जरूरत है, क्या लॉज एंड पॉलिसीज जो आप लेके आ रहे हो उसका इम्पैक्ट हो रहा है ट्रांसजेंडर्स के ऊपर।
फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन है अगर उनके साथ ये सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं, उनको इन सारे राइट से दूर रखा जा रहा है, तो उसको रिड्रेसल जो करेगा, ग्रीवांस मैकेनिज्म जो देखेगा, वो आपका नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन यहाँ पे देखेगा। तो दिस इज इट गाइस, दिस इज ये वाला एक इशू हमारा जो हमें डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।